हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछला एपिसोड जो हमने ठोस अवस्था लेसन का देखा था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी सिलेबस में आप ये गांठ बांध लो कि तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उसके क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप इसका एग्जाम्पल मैंने आपको जो पिछला एपिसोड पढ़ाया है, अगर वो आपको देख करके आए हैं तो ये क्वेश्चन देख लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप देख करके पता लगा लेंगे कि यार थ्योरी करना एक अलग चीज है, क्वेश्चन करना एक अलग चीज है। आप उस थ्योरी के बेस पर इन क्वेश्चन को बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जो है साथ के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। तो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन क्वेश्चंस का आप पहले स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से क्वेश्चन पढ़ ले और फिर मैं इनको करवाता हूं सॉल्व। ओके दोस्तों, देखिए एक तो पाठ्यनीति प्रश्न दे रखा है 1.3, 1.5, 1.4 भी दे रखा है, लेकिन मैंने उसको अलग लिखा है, उसका कारण है बताऊंगा क्या। ये तो 3 क्वेश्चन तो है पाठ्यनीति प्रश्न, और अभ्यास प्रश्न जो लेसन खत्म होने के पीछे दे रखे हैं वो 1.1 और 1.2, ये दो सॉल्व करने हैं अपने को। और ये कुछ 2 क्वेश्चन जो है मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। ये सारे के सारे एपिसोड नंबर 2 जो आपने देखा है उसी पर बेस्ड है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या नाम है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्न को क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय में वर्गीकृत कीजिए, अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों इसके लिए कुछ आप पता लगा सकते हैं, कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। तो गौर करें, एक तो यहां से शुरू करो, जैसे नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट। अरे पोटेशियम नाइट्रेट KNO आयनिक यौगिक है, आयनिक सामान्यतः जो है वो क्रिस्टलीय होते हैं। तो एक तो क्रिस्टलीय हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। एक तांबा, तांबा का एग्जाम्पल धातु है। धातु वैसे मैंने पॉली जो बहुक्रिस्टलीय ठोस बताया था, इसको अपने क्रिस्टलीय ठोस में ही मानते हैं और इसको भी अपने क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस ही कहेंगे। और ज्यादा अच्छा लिखना होता है तो बहुक्रिस्टलीय ठोस भी कह सकते हैं, लेकिन अपने को इन 2 में ही वर्गीकृत करना है तो क्रिस्टलीय ठोस ही कहेंगे। इसके अलावा ये देखो कांच, कांच रेशा जो है, फाइबर जो है वो कैसा होता है। फाइबर आपको पता है, कांच जो है मैंने आपको बताया था, बार बार कांच का एग्जांपल बताया था, किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में जो है वो मैंने कांच को बताया था। और पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की पाइपें आती है ना, ठीक है। आप पाइप को गर्म करो तो ऐसे थोड़ी कि गर्म होते ही वो एकदम से पिघलना शुरू हो जाती है, नहीं, पहले वो नरम होती हैं फिर पिघलती हैं। तो ऐसा गुण किसका होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का होता है। इसलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कैसा हुआ बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपके पास ये सहसंयोजक यौगिक है ये भी कैसा होता है, अक्रिस्टलीय होता है, ठीक है। और टेफ्लॉन भी एक बहुलक है और बहुलक ज्यादातर अक्रिस्टलीय होते हैं, ठीक है। आप कुछ चीजें अभी समझ में आ जाएंगी, कुछ नहीं आएंगी। इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि इनको हम आगे पढ़ेंगे, बहुलक लेसन आएगा जिसमें टेफ्लॉन भी पढ़ेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनमें ये चीजें आ जाएंगी। एक बात ध्यान रखना कि जो बेंजोइक अम्ल है वो कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है। तो आप अभी इस क्वेश्चन को याद करने के लिए ये ध्यान रख लो कि एक बेंजोइक अम्ल, एक पोटेशियम नाइट्रेट और एक तांबा, ये 3 क्रिस्टलीय होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। तो सेलोफेन भी अक्रिस्टलीय है, यूरोथेन ये भी क्या है, अक्रिस्टलीय यौगिक है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ जिसमें कुछ हमें पता लग रहा था, कुछ हमने याद भी किया है। ये जरूरी है, केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिनमें हमें कुछ को समझना होता है, कुछ याद भी रखनी पड़ती हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलीय है, बेंजोइक अम्ल क्रिस्टलीय है और तांबा क्रिस्टलीय है, बाकी सारे के सारे क्या है, अक्रिस्टलीय है। इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन क्लियर करते हैं। अब एक चीज और होती है कि केमिस्ट्री में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पहले समझ में नहीं आई होती, वो बाद में समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन सा क्रिस्टलीय है, कौन सा अक्रिस्टलीय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये बात हो गई, इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि ये जगह मुझे चाहिए होगी। ये लो, अब क्या है बच्चों कि आपको ये वाला एपिसोड देख करके इस एपिसोड में मजा भी आने वाला है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि यार किस तरीके के क्वेश्चन अलग होते हैं और उनको क्वेश्चन को अलग से याद करना और क्वेश्चन को अलग से तैयार करना क्यों जरूरी होता है। गौर करना, कह रहा है 1.5 नंबर क्वेश्चन
कहता है कि ये क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि एक ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित, ये लिखा हुआ था प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, क्या यह ठोस विदलन का गुण प्रदर्शित करेगा? ये क्वेश्चन है भाई 1.5 नंबर क्वेश्चन। अब हाँ, ये टॉपिक ऐसा कुछ हमने पढ़ा तो है पिछले एपिसोड में, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये हमें इसको अलग से ही तैयार करना पड़ेगा। तो गौर करो बच्चों, जब इस 1.5 नंबर का आंसर लिखेंगे तो आपको पता लगना चाहिए क्या कि एक ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। अरे समान प्रेक्षित होने का मतलब ये कैसा है? समदैशिक प्रकृति का है। कैसा है बच्चों? समदैशिक प्रकृति का है। आप याद कीजिए पिछले एपिसोड में मैंने जो एक अक्रिस्टलीय ठोस बनाया था, इस तरीके से अक्रिस्टलीय ठोस इस तरीके से बनाया था जिसमें अवयवी कणों की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब तरफ मिक्सचर था। इसमें अगर इस दिशा में अपवर्तनांक या भौतिक गुणों का मान ज्ञात करते तो भी समान ही आता, इस दिशा में भी समान आता, इस दिशा में भी समान आता, क्योंकि सब दिशाओं में अवयवी कणों का मिश्रण प्राप्त होता है। ऐसे जाओगे तो भी मिश्रण मिलेगा, ऐसे जाओगे तब भी मिश्रण मिलेगा, ऐसे जाओगे तब भी मिश्रण मिलेगा। इसलिए जो है सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। तो समान मान प्रेक्षित होता है तो ये कैसी प्रकृति होगी? समदैशिक। और समदैशिक प्रकृति किस ठोस की होती है बच्चों? अक्रिस्टलीय ठोस की होती है। किसकी होती है? अक्रिस्टलीय ठोस की होती है। मतलब अब हमें जो इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, तो इस ठोस की प्रकृति, कौन से ठोस की प्रकृति की टिप्पणी करनी है? अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति की टिप्पणी करनी है। क्या मजेदार क्वेश्चन था। आपको किस प्रकार से क्वेश्चन में जो है उसने आपको मतलब चेंज किया बात को। कैसे चेंज किया कि भाई पहले उसने कहा कि जो आपको यहां पर देखिए क्वेश्चन उसने सीधा नहीं कहा कि भाई अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। उसने पहले यह चेक किया आप लोगों को कि भाई अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है तो वो ठोस कौन सा है ये भी आपको चेक करना आना चाहिए। तो आपको पता लगा कि वो तो भाई समदैशिक ठोस होता है, सॉरी वो ये प्रकृति समदैशिक प्रकृति होती है और समदैशिक प्रकृति अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। इसका मतलब आपको टिप्पणी अक्रिस्टलीय ठोसों पर करनी है। तो आप कैसे टिप्पणी करोगे कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था अक्रिस्टलीय होती है। ठीक है, अक्रिस्टलीय का मतलब कि इनकी व्यवस्था अनिश्चित होती है और इसके अंदर इनकी ज्यामितीय आकार भी अनिश्चित होता है। ठीक है, और इनमें जो अक्रिस्टलीय ठोसों में लघुपरास व्यवस्था पाई जाती है, मतलब थोड़ी दूरी तक ही ये समान प्रकार की व्यवस्था पुनरावर्तित होती है। ठीक है, और फिर आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, इनका गलनांक अनिश्चित होता है। तो ये जो है अक्रिस्टलीय ठोसों पर टिप्पणी हो जाएगी। अब अपने पास ये पता लगने के बाद में अब पीछे वाला एपिसोड सारा लिख डालोगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। आपको क्या क्या लिखना है कि इनकी व्यवस्था जो है वो अक्रिस्टलीय व्यवस्था होती है। अब अक्रिस्टलीय व्यवस्था का मतलब है कि इसकी व्यवस्था जो है अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। इसकी जो है आप क्या कहेंगे कि इसका ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार जो है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। और क्या लिखोगे कि इनमें लघुपरास व्यवस्था पाई जाती है, लघुपरास व्यवस्था पाई जाती है और इनका गलनांक जो है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। गलनांक जो है वो अनिश्चित होता है। तो इतनी बातें आपने लिखनी है। समदैशिक प्रकृति होती है तो पहले ही बात आ गई, तो ये आपका पहला यहां तक का आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अपने। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और एक बात और समझना कि ये एपिसोड उसी को ही समझ में आएगा जिसने पिछली क्लास देख ली। सीधा कोई तीसरे एपिसोड पर आ गया तो उसको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो है एक तो यहां तक का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे और क्वेश्चन कह रहा है क्या यह ठोस विदलन का गुण प्रदर्शित करता है? अब विदलन के गुण का मतलब क्या है कि देखो ये बात समझना कि क्रिस्टलीय ठोसों को अगर किसी तेज धार वाले चाकू या किसी भी हथियार से काटा जाए तो क्रिस्टलीय ठोस जो है ना, अगर बीच में से काटा जाए तो वो बिल्कुल दो बराबर भागों में कट जाते हैं।
और उनकी जो नई सतह बनती है ना, जो कटी हुई सतह बनती है, वो बिल्कुल स्मूथ चिकनी होती है और बिल्कुल साफ होती है। ठीक है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें इस प्रकार का विदलन नहीं होता। जब इसको तेज धार वाले किसी भी चाकू से काटा जाता है तो इनकी जो सतह बनती है वो खुरदरी सतह बनती है। तो आप क्या कहेंगे कि इनका विदलन जब किसी तेज धार वाले चाकू से किया जाता है या तेज धार वाले हथियार से किया जाता है तो इनकी नई सतह जो है वो स्मूथ चिकनी नहीं होती, साफ है, चिकनी नहीं होती, खुरदरी होती है। तो ये इस प्रकार का विदलन प्रदर्शित करता है। विदलन का मतलब होता है कटना, टूटना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि आप कहोगे कि समान प्रेक्षित होता है अतः इसकी समदैशिक प्रकृति है। समदैशिक प्रकृति अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोसों के निम्न गुण हैं और यह जो है इसको जब तेज धार वाले किसी औजार से काटा जाता है तो जो है ये इसकी नई सतह जो है वो चिकनी और साफ नहीं होती, खुरदरी होती है। इस प्रकार का विदलन ये प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार ये पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं जो बोल रहा हूं आप अपनी कॉपी में लिख डालें। ठीक है, तो लिख लेंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट। इसको मैं साफ कर रहा हूं। चलिए देखो बच्चों, इसके बाद आपको देखना है कि अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। अभ्यास प्रश्न में 1.1 नंबर प्रश्न दे रखा है, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए और इसके कुछ उदाहरण लिखिए। तो ये तो मैं आपको करवा ही चुका हूं। अक्रिस्टलीय ठोस किन कौन से होते हैं? जिसमें अविवी कणों की अक्रिस्टलीय व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात इनकी व्यवस्था जो है वो अनिश्चित होती है, ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, और भी लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। और इनके उदाहरण जो है क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज कांच, अकेला क्वार्ट्ज लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्वार्ट्ज कांच इसका उदाहरण है, प्लास्टिक इसका उदाहरण है, ठीक है, रबर इसका उदाहरण है। तो ये जो है अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण हो जाएंगे और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। चलिए बच्चों, अब ये 1.2 नंबर क्वेश्चन देखो। ओहो कितना मजेदार क्वेश्चन है, ये गौर करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन समझे। कहता है कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है। पहले तो ये बताओ आप कि जो कांच है ना वो क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार से भिन्न है। तो आप लिखेंगे एक तो हो गया हमारे पास कांच, और ये किस प्रकार भिन्न है, किससे, क्वार्ट्ज से। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, कांच जो है, कांच नंबर 1 बात, ये तो कांच तो एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जबकि क्वार्ट्ज जो है वो कैसा ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। पहला तो भिन्नता कांच और क्वार्ट्ज के अंदर पहली भिन्नता तो यही होगी कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है और क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, इसके अंदर कांच में द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, और इसको जो है हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। आप जो है ना, अब आपको ये पता लग गया कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस है और क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है। अब इन दोनों में जितने अंतर है वो सारे लिख दो कि भाई ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस है तो ये समदैशिक प्रकृति का होता है, ये विषमदैशिक प्रकृति का होता है, और ये जो है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो कैसा होता है, इसमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, इसमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। जितने मर्जी अंतर आप लिख सकते हो कि अक्रिस्टलीय ठोस है तो इसमें कैसी परास व्यवस्था है, लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, और इसमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। और इसके अंदर जो है ये समदैशिक प्रकृति का होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति का होता है। इस तरीके से जितने मर्जी अंतर लिख लेंगे। लेकिन अब इसके अंदर सबसे जरूरी बात क्या लिखनी है कि जो कांच होता है और क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज तो का सूत्र SiO2 होता है और इसमें SiO4 की इकाइयां जो है वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित होती है। तो व्यवस्थित होती है तो ये होता है क्वार्ट्ज, और इसके अंदर जो है ये SiO4 की इकाइयां जो है वो क्या होती हैं, अव्यवस्थित होती हैं। यहां पर कैसी होती हैं, अव्यवस्थित होती हैं। तो ये बात आप लिख डालोगे क्वार्ट्ज और कांच के अंतर में।
अब आगे क्या कह रहा है, पहले आपको क्वार्ट्ज और कांच के अंतर में समझ में आ गया कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है, तो इनमें जो अंतर है वो लिख डाले। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या लिखनी है इसके अंदर, आप चाहे ये इनके साथ में ये जरूर लिखना है क्या, कि क्वार्ट्ज जो है SiO2 है और इसमें SiO4 की इकाइयां पूर्ण रूप से व्यवस्थित होती है, जबकि इसमें जो है वो क्या होती हैं, SiO4 की इकाइयां जो है वो क्या होती हैं, अव्यवस्थित होती हैं। ठीक है, अब एक बात समझेंगे, आगे ये कह रहा है कि किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। अब इस क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित करना है, क्वार्ट्ज को कांच में बदलना है। तो याद करो, मैंने पिछले एपिसोड में आपको सिखाया था, इसके लिए क्या करो, आप इसको पिघला करके, किसको, क्वार्ट्ज को पिघला करके तीव्रता से ठंडा करने पर, तीव्रता से ठंडा करने पर जो है क्वार्ट्ज कांच में बदल जाता है। और जो SiO4 की इकाइयां जो होती है, जो व्यवस्थित होती है, इनको पिघला करके वापस एकदम से ठंडा किया जाता है, तीव्रता से ठंडा किया जाता है, तो ये इकाइयां जो है अव्यवस्थित हो जाती हैं, जिससे ये किसमें बदल जाता है, कांच में बदल जाता है। तो पिघला करके तीव्रता से ठंडा करने पर क्वार्ट्ज कांच में बदल जाता है। तो इस प्रकार ये सारा आंसर जो है आप सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिख लेंगे, तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर है, जो पाठ्यनीति प्रश्न था उसका 1.4 नंबर क्वेश्चन जो मैंने अलग से लिखा है। ये 3 क्वेश्चन सारे एक जैसे से हैं, इसको मैंने अलग से लिखा है, तो इनको सॉल्व करवाता हूं भाई मैं। चलो देखें, आप समझ पाए कि भाई जो आपने थ्योरी करी उससे एक फायदा तो हो रहा है कि हमें क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अलग से हल करना जरूरी है। सिर्फ वो थ्योरी पढ़ लेने से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन एक बार और सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1.4 है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। ठीक है, तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे ना कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वीं में, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है बहुत बार। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। गौर करना कि आप सबसे पहली लाइन लिखेंगे कि कांच जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, एक लाइन लिखेंगे, और इसके अंदर द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। लेकिन बहने की जो दर होती है, बहने की दर बहुत कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है, क्योंकि इसकी श्यानता उच्च होती है, श्यानता उच्च होती है। अतः कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। तो जब इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है तो आपके आंसर में 3 चीजें आनी ही चाहिए। क्या, एक तो आना चाहिए कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, ये लाइन आनी चाहिए। फिर इसमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, ये भी आना ही चाहिए। लेकिन बहने की दर बहुत कम होती है क्योंकि श्यानता बहुत उच्च होती है, ये तीसरी चीज है। ये 3 चीजें आएंगी, फिर आप लिखेंगे अतः कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का पूरे नंबर आपको मिल डालेंगे, और आप इस तरीके से आंसर लिख लो, और शायद आपको याद हो गया होगा। साथ के साथ ही भाई कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, पता है, इसमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, पता है भाई, पीछे भी पढ़ के आए हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। और लेकिन बहता बहुत धीरे है, क्यों, क्योंकि इसकी श्यानता बहुत ज्यादा होती है, गाढ़ापन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको अतिशीतित द्रव माना जाता है। चलिए अब इससे अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है, कहता है पुराने दरवाजे व खिड़कियों में लगे कांच ऊपर से पतले व नीचे से मोटे होते हैं, क्यों। पुराने का मतलब पहले तो समझो, पुराने का मतलब ये नहीं कि हमने 1 साल पहले घर पे दरवाजे लगाए थे, उसमें शीशे लगाए हुए थे, खिड़कियों में शीशा लगाया हुआ था, वो नहीं। आप जैसे पुराने महल हैं, गढ़ हैं, उनके दरवाजे और खिड़कियों को देखेंगे ना, तो उसमें बीच में जो कांच लगाया होता है वो आप देखेंगे ऊपर से तो पतला होता है, नीचे से मोटा होता है।
ऊपर से पतला और नीचे से मोटा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। आप अगर हाथ लगा करके देखोगे, आप कभी भी आप घूमने जाओ किसी गढ़ में, तो आप ऐसा करके देखना, उस दरवाजे का ऐसे उंगली से लगा करके ऐसे देखना, ऊपर से पतला लगेगा, नीचे से देखोगे थोड़ा थोड़ा मोटा लगेगा। ठीक है, तो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे होते हैं, क्यों? तो बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन का, पहले और इस दूसरे क्वेश्चन का सेम ही आंसर है। इसका भी आंसर जब आप लिखोगे तो कहोगे कांच है, कृष्णीय ठोस है, द्रवों के समान बहने का गुण होता है, द्रवों के बहने की दर बहुत कम होती है क्योंकि इसकी श्यानता उच्च होती है, इसलिए कांच, लास्ट में आंसर लिखोगे, इसलिए कांच ऊपर से बह करके नीचे आ जाता है और ऊपर से पतला रह जाता है और नीचे मोटा हो जाता है। अगर इसके द्रवों के समान बहने का गुण ज्यादा होता तो ये बह करके नाली में चले जाते, अरे बाहर गली में चले जाते हैं बह करके। द्रवों के समान बहने का गुण तो होता है, लेकिन बहने की दर बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्योंकि श्यानता बहुत ज्यादा होती है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बहते हैं और वो थोड़ा थोड़ा बह करके ऊपर से पतले और नीचे की तरफ इकट्ठा होने लग जाते हैं। तो नीचे से तो मोटे हो जाते हैं, ऊपर से क्या हो जाते हैं? पतले। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन और इस 1.4 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है? सेम ही है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन काल की कांच की वस्तुएं हल्का दूधियापन लिए होती हैं, क्यों? अब फिर आप गढ़ में आ जाओ, फिर आप किसी महल में आ जाओ और जाकर के देखो कि भाई जो उसके अंदर कांच की वस्तुएं रखी हुई है ना, हमारे घर में जो कांच की वस्तुएं रखी है, कांच का ग्लास है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, कांच का कोई जग है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कांच के कोई खिड़की लगी हुई है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। लेकिन वहां पर जो पड़े हैं पुराने कांच के जो वस्तुएं पड़ी हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो व्हाइटनेस सी होती है उसके अंदर। आप गौर करना, बिल्कुल व्हाइटनेस सी होती है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी। तो ऐसा क्यों? हल्का दूधियापन लिए होती हैं, क्यों? ठीक है, तो आप कहेंगे इसका आंसर अलग है भाई। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर भी इनके जैसा ही दे देते हैं। नहीं, ये तीसरे का आंसर अलग है, गौर कर लेना। क्या होता है कि जो प्राचीन काल की कांच की वस्तुएं हैं, ये कांच जो है, बात ये तो लिखोगे कि ये कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन लगातार कई वर्षों तक ताप में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? लगातार ताप में परिवर्तन हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि भाई ताप में परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, लगातार ताप में परिवर्तन हो रहा है। कैसे? दिन रात, दिन में ताप ज्यादा, रात में ताप कम। तो ताप में लगातार परिवर्तन होता है। लगातार परिवर्तन होने के कारण इस अक्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय गुण आ जाते हैं। कैसे गुण आने लग जाते हैं? क्रिस्टलीय गुण आने लग जाते हैं। मतलब इसका क्या होने लग जाता है? क्रिस्टलीकरण होने लग जाता है, क्रिस्टलीकरण होने लग जाता है। और इसी क्रिस्टलीकरण के कारण जो है वो कांच हल्का दूधिया हो जाते हैं, हल्का दूधियापन हो जाता है या हल्का दूधियापन आ जाता है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिखोगे तो कहोगे कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन प्राचीन काल से कई वर्षों तक लगातार इसके ताप में परिवर्तन होने के कारण अक्रिस्टलीय ठोसों में क्रिस्टलीय गुण आ जाते हैं। इसी क्रिस्टलीकरण के कारण उनमें दूधियापन आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। और ये आज के जो आपने कल जो एपिसोड, मतलब पिछला जो एपिसोड पढ़ा था, उसके सारे क्वेश्चन हुए आपके सॉल्व। ठीक है बच्चों, आप इनके क्वेश्चन आंसर साथ साथ लिखते जाओ और एक बढ़िया सा नोट्स की कॉपी तैयार करो। ठीक है, और जब भी जो बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में है वो जब मिले तो मेरे को कॉपी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, और जो मतलब बाहर के हैं वो व्हाट्सएप वगैरह के पर जो है कॉपी चेक करवा सकते हैं। तो इसलिए जो है वो नोट्स बनाओ आप, ताकि जो है आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके खुद के बने हुए नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय। अगली क्लास में हम एक और नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें आणविक बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। कि अब तो पहले तो कणों की व्यवस्था देखी, अब हम क्या देखेंगे कि जो कण है उनमें आपस में बंध किस प्रकार का पाया जा रहा है, इसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड लक, गुड बाय।